निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम, करते हैं तुमको प्रणाम, करते हैं तुमको प्रणाम। हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम, हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम। अमृत पाने की चाहत में मंथन हुआ महान, मंथन हुआ महान। अमृत पाने की चाहत में मंथन हुआ महान, मंथन हुआ महान। 14 रत्न निकले उनमें, 14 रत्न निकले उनमें, प्रकट हुए भगवान। हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम, हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम। एक हाथ में शंख लिए, दूजे में कलश का मान, दूजे में कलश का मान। एक हाथ में शंख लिए, दूजे में कलश का मान, दूजे में कलश का मान। तीसरे में जड़ी बूटी थी, तीसरे में जड़ी बूटी थी, और चौथा ग्रंथ महान। हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम, हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम। विष्णु के अवतारों में थे 12वें अवतार, 12वें अवतार। विष्णु के अवतारों में थे 12वें अवतार, 12वें अवतार। दीर्घायु आरोग्य के दाता, दीर्घायु आरोग्य के दाता, करते रोग निदान। हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम, हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम, हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम, हे धन्वन्तरि करते हैं तुमको प्रणाम। ओम। आधुनिक आयुर्वेद एवं सनातन योग के बीज को जिस धरा पर बोया गया, जिस आयुर्वेद योग एवं सनातन रूपी बीज की धरा को अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से जिनने सिंचित कर वट वृक्ष का रूप दिया एवं जिसकी जड़ों को भारत में मजबूत कर विश्व तक गहरी प्रसारित करने का जिन्होंने कार्य किया, उन महान तपस्वी परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की कर्मस्थली तपोस्थली में हम सभी 10वां आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस आयुर्वेद योग एवं सनातन रूपी वट वृक्ष के नीचे आयुर्वेद योग एवं सनातन की शुद्ध प्राणवायु लेने का अवसर मिल रहा है। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सभी के लिए अमृत तुल्य संबल है। आयुर्वेद दिवस के इस मंगल अवसर पर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें।
देशे देशे प्रसारो अस्ति योग वेद विदे सदा रामदेव बालकृष्णाभ्याम स्वस्थम भवतु भारत है। भारत को स्वस्थ बनाने के आपके इस संकल्प को परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी और परम पूज्य स्वामी जी हमारा नमन है। अब परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारा सौभाग्य है आज जहां हम अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को मना रहे हैं, ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है और सौभाग्य से हमारे पास आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया है ऐसे आदरणीय मेरे डॉक्टर हुगे जी यहाँ पर हैं और उनकी पूरी टीम है। एक बार आप जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। और उत्तराखंड पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर राम, नाम भी राम है और शक्ल भी राम जैसी एकदम जटा के साथ में यहाँ पर पधारे हमारे वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब, उनके लिए भी। तो आज कहते हैं अतिथि शब्द का जो अर्थ यदि शास्त्रों की दृष्टि से कहें तो जिनके आने की तिथि निश्चित न हो, यानी पहले से ही तो योजनाबद्ध ढंग से जिनको कार्यक्रम के लिए जो बुलाया जाता है, यूँ तो हम उनको कहते हैं अतिथि। अतिथि पहले टाइम ले करके बुला करके तिथि निश्चित कर करके, वस्तुतः शास्त्र के अनुसार जो अनायास पधारे आपके कल्याण के लिए, आपको उपदेश देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए, उनको अतिथि कहा जाता है। तो सही माने में आपको भी पता नहीं था कि आधा घंटा पहले न इनको पता था न इनको पता था यहाँ आने वाले हैं। तो ये एक इनके लिए भी एक सरप्राइज है। और आज इनके साथ में जो पूरी टीम आई है डॉक्टर हुगे जी के साथ में, सबको मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इनके पुर्तगीज़ में कहें तो मैं बेम विंदो, ठीक है, सबको बहुत स्वागत है सबका। डॉक्टर हुगे, मैं थोड़ा सा इनके विषय में बता देना चाहता हूँ। हुगे थोड़े थोड़े हिंदी भी समझते हैं और कुछ कुछ संस्कृत भी, हाँ, क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा अपाठित। देखो बच्चों, आप लोगों के लिए ये एक रोल मॉडल है। क्यों? तुम तो देश भारत में रहते हो जहाँ आप आयुर्वेद की डिग्री लेकर के प्रैक्टिस करना भी अलाउ है, फिर भी भविष्य है। ये ब्राज़ील जैसे देश में पैदा होकर के इन्होंने अपने ज़माने में मॉडर्न मेडिसिन में एमडी करी। मॉडर्न मेडिसिन एमडी करने के बाद में भारत में आकर के आयुर्वेद सीखा, एलोपैथिक को छोड़ दिया और आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। और आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और भी मैं आगे की बात बताऊंगा, ये योग का भी प्रैक्टिस करते हैं, ये ध्यान भी सिखाते हैं। और मज़ेदार बात है, मैं शायद 2010 आई वॉज 11, हाँ 11 ईयर नहीं, 11 ईयर नहीं, 11 या 12 में थे हम लोग, हाँ 13 साल हो गए। साओ पोलो में, ब्राज़ील की राजधानी में मैं था। हम लोगों का एक बड़ा प्रोग्राम था, हमारी टीम थी। तो हालांकि डॉक्टर हुगे से मैं उससे पहले मिल चुका हूँ, अपना परिचय बहुत पुराना हो चुका है। मैंने देखा कि जब वो योग सिखाते भी हैं ना, तो विधिवत बैठा करके पूरी आचमनी पात्र और आचमन का वो ले करके ना आचमन करा के योग करा रहे थे ये। तो मैंने कहा डॉक्टर हुगे, इंडिया में भाग जाएं लोग आचमनी करने शुरू कराओ तो योग करने के लिए। तो मैं कहा तुम यहाँ बैठे, क्योंकि जिस तरह से गुरुजी ने सिखाया, जिस विद्या को जिस तरह से आपने पाया है, आपने उस विद्या को उसी तरह से बिना किसी तरह के कोई कंप्रोमाइज़ किए हुए आगे बढ़ाने का आप बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और आज ब्राज़ील गवर्नमेंट ने भी आपके कार्य के लिए बहुत तरह से आयुर्वेद का आज सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि नेशनल लेवल पर, यानी ब्राज़ील गवर्नमेंट के लेवल पर यदि आयुर्वेद को किसी ने पहचान और पहुंच दी है, तो हमेशा इतिहास में डॉक्टर हुगे को सारी दुनिया याद रखेगी। और हमारे प्रति बहुत प्रेम है, बहुत
इनकी आत्मीयता है, हम कई बार मिले हैं, पर आज आप लोगों के लिए बच्चों विशेष बात है। अभी एक छोटा सा फॉर्मेलिटी होने वाली है, एक MOU होना है, पर MOU होने से पहले मैं बता देता हूँ, मैंने बोला देखो जितने भी यहाँ से तुम ब्राज़ील जाना चाहोगे आयुर्वेद सीखने के लिए, हुगे का बढ़िया आश्रम है। मैं गया नहीं, साओ पोलो गया था, आश्रम नहीं गया इनके मैं, क्योंकि जा नहीं पाया। 1 घंटा साओ पोलो से 1 घंटे की दूरी पर है। मुझे पता है काफ़ी बड़ी जंगल के बीच में, तब भी बहुत जड़ी बूटियाँ थी, अब तो और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हो गई होंगी इनके पास। तो आश्रम जैसा उन्होंने परिवेश बना रखा है। और ये जितने भी आ रखे हैं ना, ये इनसे भी बड़े बड़े इनके चेले हैं। वो देखो एक तो मोटा सा आ रखा है साथ में, मैं सोच रहा था हमारे यहाँ कुछ मोटे लोग हैं, पर तो उनको देख के तो सब पतले दिख रहे हैं। तो जो है इनके शिष्य लोग हैं, सब आयुर्वेद सीखते हैं, भारत आते हैं। तो आपके लिए यह है कि मैंने बोल दिया है डॉक्टर हुगे को कि इनके जो विद्यार्थी आएंगे उनको जो भी आने जाने का, जो रास्ते का, मार्ग का जो भी व्यय होगा, हमारे वाले वहाँ जाएंगे तो अपने व्यय से जाएंगे, और उनके वाले यहाँ आएंगे अपने व्यय से आएंगे। रहने के लिए जैसे 10-12 दिन यहाँ रहते हैं, तो उनका आवास, भोजन, प्रशिक्षण ये हम करेंगे, और तुम वहाँ जाओगे तो आवास, भोजन और प्रशिक्षण ये करेंगे। हाँ, और वीज़ा के लिए हेल्प, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशनली इनविटेशन नहीं होता है वीज़ा लगने में परेशानी होती है। हिंदुस्तान का तो लग वीज़ा, फिर बाहर वाले थोड़ा कम लगाते हैं, सोचते जवान से कहीं वहीं बस गए, आए नहीं तो मुश्किल हो जाता ना, इसलिए जाने नहीं देते जल्दी। तो वीज़ा लगाने में भी मदद करेंगे। और ये अभी से ही जो आप लोग जो हम सेलेक्ट करेंगे, अलग अलग आपकी क्षमता योग्यता के अनुसार 10, 15, 20 विद्यार्थियों को एक बार के एक टूर पर हम आपको 10-15 दिन के ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। उसमें आपके माता पिताजी का उतना ही खर्चा होगा जो आने जाने का, बाकी वहाँ का तो रहने खाने का तो ये कर देंगे। सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको इंटरनेशनल, ठीक है। तो आज इंटरनेशनल आयुर्वेद दिन के अंदर इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर पतंजलि हमेशा कुछ बढ़ कर के करता है और हट कर के करता है, बड़ा करता है, नवाचार के साथ करता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा देने का काम करता है। श्रद्धेय स्वामी जी के तप पुरुषार्थ, उनका आशीर्वाद, उनकी भावनाएं, उनका संकल्प हमारी शक्ति है, हमारे लिए ऊर्जा है। तो श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से ये सब हम कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी आप सब भाई लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब हैं, इधर डॉक्टर अनुराग जी हैं, बाकी मैं देख रहा हूँ सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे CGM साहब, हमारे वाले निर्विकार जी, कार्यकारी हमारे रजिस्ट्रार और आशु जी, और सारे प्राध्यापकगण, और हमारी पूज्य साध्वी बहनें, और इधर ये गायक मंडली के टीम। इसमें भी एक मोटा बेटा, पतला हो जाइए, एक पकड़ रखा है जी। तो सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। और सच में आज का जो यह दिन हम सब के लिए स्मरणीय बनेगा इस रूप में, क्योंकि आदरणीय VC साहब भी, क्योंकि उत्तराखंड में जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, पर कितने विद्यार्थी हैं आपके यहाँ? लगभग हाँ 19-20 हज़ार स्टूडेंट्स हैं पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपकी बहुत अच्छी विद्यार्थियों की जो एक पहचान है वो अच्छी है। तो आप भी यहाँ पर पधारे, रजिस्ट्रार साहब भी साथ में आए, और आशीष सबको लेके आया, उसको भी बहुत आशीर्वाद है। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। इस 10वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आप सभी को गौरवान्वित कर देगी। आयुर्वेद का पुनः शंखनाद हुआ है, आयुर्वेद पुनः गुंजायमान हुआ है, आयुर्वेद को पुनः स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का पुनः विश्व रैंकिंग में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में उन्हें शामिल किया गया है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। अब मैं परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी एवं आदरणीय डॉक्टर जोसे रूबेरो सर को, जो कि वाजेरा फाउंडेशंस ब्राज़ील से हैं, MOU साइन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा।
आप सभी को विश्व आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हम 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं और जैसे कि योग दिवस की अलख पतंजलि से जली थी, वैसे ही आयुर्वेद दिवस की अलख भी पतंजलि से जली है। आयुर्वेद के विज्ञान को लेकर जितनी बातें होती आ रही हैं, कुछ लोग कहीं कुछ आयुर्वेद को एज एन सूडो साइंस डिफाइन भी करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, जैसे विकिपीडिया पे जाएं तो कहीं कहीं आयुर्वेदा के आगे सूडो साइंस का एक लेबल लगा हुआ है। पर आप एक बहुत चमत्कारिक बात देखिए, आयुर्वेद के पुरोधा, आयुर्वेद के बिगेस्ट फॉलोअर, आधुनिक धन्वंतरी परम पूज्य आचार्य जी दुनिया भर के टॉप 2 वैज्ञानिकों की लिस्ट में सम्मिलित हैं और आज नहीं पिछले 8-10 साल से हैं। और वो लिस्ट कौन बना रहा है? दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में कौन बना रहा है? दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर एल्सेवियर। वो दोनों संस्थान मिलकर एक लंबी लिस्ट बनाते हैं कि दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक कौन हैं। और ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है और एक बहुत ही इंस्पिरेशन की बात है। परम पूज्य आचार्य जी उस लिस्ट में एकमात्र ही शायद आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं जो आयुर्वेद की ध्वजा को बहुत आगे लेके जाते हैं और बताते हैं कि जो बात आयुर्वेद की है, whatever we are talking about the modern science and its validation in Ayurveda, that's happening up to the level which is acceptable across the whole world in the language of the science that is being understandable by the folks. That mean कि जो हम साइंस की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे विज्ञान की बात है, हमारा जो आयुर्वेद का विज्ञान है वो उस लेवल तक का है जिस लेवल की किसी भी और मेडिसिनल सिस्टम की हम बात करते हैं। तो मतलब कि अगर हम बात करें कि हमारी औषधियाँ काम करती हैं, आयुर्वेद की अश्वगंधा काम करती है, गिलोय काम करती है, तुलसी काम करती है, कैसे काम करती है, उस कैसे को डिसाइफर करना एक बड़ा चैलेंज रहा है। आज के टाइम पे आयुर्वेद की एक्सेप्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है, वो सिर्फ इसी कारण से बढ़ रही है कि परम पूज्य आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि संस्थान उन मोड ऑफ एक्शन स्टडीज़ के बारे में बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि ये औषधि इस तरीके से ऐसे काम करती है। और जब ऐसे प्रमाण, ऐसे एविडेंस बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश होते हैं तो कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि हाँ अब हमें बात समझ में नहीं आ रही। तो आज के दिन विश्व आयुर्वेदिक दिवस पे ये बहुत ही अच्छी वाली बात है, बहुत ही अच्छी गौरव वाली बात है कि हमारे पास ऐसे थॉट प्रोसेस हैं, ऐसे थॉट इग्नाइटर्स हैं। आचार्य जी के साथ आप बैठ के जब बात करते हैं, चाहे 2 मिनट ही बैठे हों, आपके जो विचार हैं उनके अंदर एक क्रांति आनी शुरू हो जाती है, इग्निशन आना शुरू हो जाता है। वो इग्निशन हमको आचार्य जी से मिलता है, हमेशा ऐसा मिलता रहे। उनके चरणों में हम हमेशा प्रणाम करते रहें और सीखते रहें कि आयुर्वेद को आगे लेके कैसे जा सकते हैं। आई थिंक वो ही सबसे बेस्ट तरीका है आयुर्वेद डे को सेलिब्रेट करने का। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, ब्राज़ील से एक पूरी टीम आई है, वो ब्राज़ील के सब ऑल द फोक्स हु हैज़ कम फ्रॉम ब्राज़ील ऑल द वे, हु हैव बीन हियर इन इंडिया फॉर लास्ट 2 weeks, and Patanjali is now their final departing point from here, and they have signed up in big MOU with Patanjali Foundations, Patanjali University, where we will work together for finding the specific changes within the herbal medicines, either they are being grown in Brazil or the one that is being grown in India. And the good example is if you talk about ashwagandha. Ashwagandha is being grown in Brazil as well. Ashwagandha is also being grown in India as well. Both of those herbs have the same capability or not, that's a matter of research. Do we have a geographical changes that can be looked after? So Acharya ji has advised, guided, and has told us कि let's explore this as well. Let's compare the changes of herbal composition of a medicinal plant across geographies. Whatever is found there in different countries and what's found here, is it same or not? So that's the one part we are going to do under the MOU that have been just signed. And the second part that we're going to do, we're going to start doing a clinical trials of Ayurvedic medicines in Brazil. And the first one most likely will go ahead, and Professor Jose has also agreed that we will work on the Levogrit. We will take the Levogrit medicine that we have from here and test on the patients, human participants in the Brazil, and see what kind of treatment benefit those patients can get. So that would be an initiation of the clinical testing of Patanjali medicines outside India as well. We have been conducting the similar trials in US. Now Brazil would add on there. So I'll request all of you to clap for the same thing as well. And the third thing, what
Acharji already mentioned, which is very critical for all the students who are sitting here, is to get an international exposure for you people. Like all of you who are equipped enough, and all of you have a very nice background on Ayurveda. Now you take it and feel it on an international level. That becomes very, very important too. So under this MOU, Acharji has also planned and now executed that the students from Patanjali University, Patanjali Ayurvedic College, or from Patanjali Research Foundation, the whole team can go to Brazil and stay there for 2 to 3 weeks, learn the things over there, get certified, and come back. And similar thing would happen from the team that come from the Brazil. We just discussed with Dr. Jose, and he said that there are going to be few people who will come from the Brazil and spend some time in the laboratories here, or in our Ayurvedic college, or in our university, to get a feeler about the real Ayurveda that is being practiced in India. So it's going to help the both countries, going to help the both institutions, and we would be able to take Ayurveda together. So thank you very much indeed. So all of you, all the students, please enjoy, have fun, and have a very, very happy World Ayurveda Day. Pranam. Now I invite Dr. Jose Ruge Ribeiro Sir, Vajera Foundation, Brazil, for a short address. Very dear Acharya Balaji, Balakrishna ji, all friends, we are very happy to stay with you now. It's very important for us, because after more than 25 years, we come here every year, and sometimes Swamiji put us in Surya Namaskar every morning, 5 o'clock in the morning, with the cold of January, and we do, and we learn a lot with Acharya ji and Swami ji here. And Acharya ji went to Brazil once and see all the devotion of Brazilian peoples for the Vedic science, Vedic culture. And I started this searching about the truth in my young age, 14 age. I started to study Upanishads, Bhagavad Gita, and then I dedicate all my life in this culture, in Sanatana Dharma. And when I choose my profession, I choose medicine as a seva for the divinity. I'm sorry. And for me, it's very emotional. Is here with you now. But I would like to do one mantra for Dhanvantari, because today is a day to commemorate Dhanvantari Day and this International Ayurveda Day. Please follow me in the Dhanvantari mantra. Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye Amruta Kalashahastaya Sarva Maya Vinashanaya Trilokanataya Vishnave Swaha. Om Narayanaya Vidmahe Vaidyarajaya Dhimahi Tanno Dhanvantari Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste. And now my energy is organized internally. So in the last days we went to Panch Badri. We visit all the places where Narayana have one murti, and this inspired us to come here and start this official work with Patanjali Yoga Pit, all this trust, and especially because for us, for you and me, we accept the authority of the rishis. We are writing in Ashtanga Hridaya, Charaka Samhita, Sushruta Samhita is authority for us. But to implant Ayurveda in all the world,
is very important, this based evidence medicine and methodology to expose all the effects of our treatments. For example, there in Brazil, with some psychiatry patients, we are doing one research now, separated two groups, one in the conventional treatment, and another with Ayurvedic treatment with modern treatment. And we see the difference in cancer, in psychiatric problems, in chronic problems. Ayurveda has a lot of possibilities in the world. And our mission is to spread this in all West countries to establish Ayurveda in health public system. And then I invite you to go there, work with us, share with us your knowledge, and you can do many beautiful things together for the benefit of all the society, all the planet. Because Ayurveda is not for individual people, it's for the planet. Like nowadays, Ayurveda for the people and for the planet too. When I come the first time is in 1997, and then 2000, Ayurveda here is not so expanded in India. We went in Ayush ministry, is not ministry, only one secretary. But after your nowadays Prime Minister Narendra Modi, and the support, I saw this, I have this experience with Acharya-ji and Patanjali group, Ayurveda increased a lot in India. And then, now have all the support of the government, and most of this is according to Patanjali Yoga Pita have did in all this country to put Ayurveda in the very important place. Now we have all this support. Is a MOU we are signing now will help a lot to put Ayurveda in our health system, public health system, freely for all the population, because we need this. Ayurveda have a very important place in prevention and the treatment of chronic disease, lifestyle disease. No? When I start my profession, because my post-graduation specialization is intensive care, all technology, everything is technology in my practice for many years. And then I saw, for example, in 2002, died 8 persons per minute by heart attack. Now 60 persons per minute. Increased from 8 to 60 in 20 years. Is a very important pandemic. The most important pandemic, disease of lifestyle. And Ayurveda have many things to do in prevention and treatment. For this, we are working together to put this in high level in all the world. And I invite again you to come to Brazil, work with us, and we do many things together. Thank you, Acharya-ji. Thank you for all of you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राम जी सर को, वाइस चांसलर UPES यूनिवर्सिटी को, अपने ओजस्वी उद्बोधन के लिए। प्लीज़ सर। आप सभी को प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, हमें भी नहीं पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं, तो ऐसा कोई भाषण प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है, आप सभी लोग आयुर्वेद सीख रहे हैं या आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 2-3 छोटी छोटी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, तो मुझे लगा आपसे शेयर करें। तो आप जो सीखते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कैसे आप उसको सोसाइटी में डिसेमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, कैसे आप वो इन्फॉर्मेशन एक लार्जर ग्रुप के लिए अलग अलग चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, और जिससे कि एक परसेप्शन भी ऐसा बने कि ये साइंटिफिक है।
है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो हम शायद भारत में छोटे से ही हमको सिखा दिया जाता है, लेकिन कभी भी हमको उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझाया जाता है। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सब लोग बोलते हैं कि ये करो या नहीं करो, है ना। तो अभी कुछ रोज़ पहले मैं एक बहुत अच्छा छोटा सा एक संस्करण पढ़ रहा था कहीं पे, तो उसमें ऐसा लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है ना। और आयुर्वेद में अन्न से, आहार से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो अन्न ही ब्रह्म है। और उसमें कैसा बताते हैं कि जैसे माता पिता जो अन्न खाते हैं तो उनके शरीर में रस बनते हैं, शुक्र और रज बनता है, और उसके संयोग से फिर बच्चा पैदा होता है। तो जो अन्न है वो माता पिता के शरीर की पुष्टि कर रहा है, संवर्धन कर रहा है, उससे बच्चा पैदा हुआ, है ना। और बच्चा जब वही अन्न खा के बड़ा होता है, उसके शरीर का भी पुष्टि होती है, संवर्धन होता है, फिर वही साइकिल चलता है। और जब इंसान मरता है तो या उसको जलाया जाता है या फिर उसको दफनाया जाता है, और फिर से वो जाके पृथ्वी में, धरती में मिलता है और फिर अन्न के रूप में पैदा होता है। तो ये एक अन्न का साइकिल है कि आपका ओरिजिन भी अन्न से है, आपका जो स्थिति है आदि भी अन्न से है, आपकी स्थिति भी अन्न से है, और आपका अंत भी अन्न में है। तो इसलिए अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, उसको जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए अपमानजनक वचन नहीं बोलने चाहिए। तो ये हमें ये तो बताया जाता है छोटे में कि जूठा नहीं छोड़ना चाहिए खाना, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं समझाया जाता है कभी भी कि क्यों ऐसा नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि अन्न से ही सब आते हैं और अन्न में ही सब मिल जाते हैं। दूसरा चीज़ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो आता है, हम लोग बोलते हैं आदि आत्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक पदार्थ हम बोलते हैं। तो आदि आत्मिक आत्मा से सब पूरा विश्व प्रकट होता है, तो उससे आदि दैविक सृष्टि आती है, फिर आदि भौतिक सृष्टि आती है। तो जो आदि दैविक है, सारे देवता हैं, वो मानव शरीर में ही है और प्राण में अवस्थित हैं। तो आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना आपकी जठर अग्नि में जाता है, और जठर अग्नि में, अग्निदेव में आप वो हवन कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं। वो आहुति के ज़रिए अग्निदेव वो सारे शरीर में जितने भी देवता हैं उन सबको वो खाना पहुंचा रहे हैं। तो जब भी आप भोजन करते हैं वो एक हवन ही है। तो जो आप आहुति दे रहे हैं उस हवन में, वो आहुति पवित्र है या नहीं, आपकी मनोस्थिति क्या है उस समय आहुति देते हुए, और क्या आप, क्योंकि प्राण एक ही है समस्त प्राणियों में, तो क्या आप वो खाते हुए इस मनोभाव के साथ खा रहे हैं कि ये जो मैं आहुति दे रहा हूँ इस अग्नि में, ये मेरे शरीर में जो सारे देवता हैं उनको मिले और साथ ही विश्व के समस्त प्राणियों को भी मिले। और तीसरा और लास्ट पॉइंट मैं जैसे बोलना चाहूँगा कि एक वेद में लिखा हुआ है कि इंद्रियों की जो स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं, क्योंकि जो सेंसेस है हमारी, इंद्रियाँ हैं, वो सारी एक्सट्रोवर्टेड है, बाहर की तरफ भागती है। तो जो स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं, जैसे त्वचा है तो उसको स्पर्श चाहिए, या जीभ है तो उसको अच्छा खाने को चाहिए, रस चाहिए, या जो भी खाने को चाहिए, भोजन चाहिए अच्छा। तो अगर आप स्वाभाविक वृत्तियों के पीछे भागते हैं तो वो मृत्यु है, और अगर आप उनको रेस्ट्रेन करते हैं, जो शास्त्रोचित या शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसको अगर आप इनवर्ड पुल करते हैं, उनको स्वाभाविक वृत्तियों में नहीं लगने दें और अंदर उसको इंट्रोवर्टेड फोकस करें, तो वो अमृत है। तो जो ये मृत्यु और जीवन का भी एक चक्र है, जो अन्न से शुरू होके, अन्न में स्थित होके, अन्न में मिलके, और कैसे आप जो भोजन करते हैं, अन्न करते हैं, कैसे वो सारे शरीर को, सारे प्राण को, सारे विश्व को होता है, और कैसे मृत्यु और अमृत का जो एक नैरेटिव बनाया हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग कॉमन पार्लेंस में पॉपुलराइज नहीं करते हैं समाज में। तो जब भी बच्चों को, छोटों को या बड़ों को ऐसी हम बात करें, तो ऐसे एक अगर लॉजिक के साथ हम चीज़ें बता पाएँ तो शायद हमारा एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस में थोड़ा और रीजनिंग आएगा, थोड़ा और अच्छा होगा। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने अपने प्रेरणादायी एवं ओजस्वी भाषण से हम सभी को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है। पतंजलि जो महाविद्यालय है, जब आवश्यकता होती है तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इस बार भी मैंने अनुभव किया। और आप सबकी जानकारी के लिए, हम लोग पांडुलिपियों के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं।
पांडुलिपि मिशन के साथ जोड़ करके अभी ज्ञान भारतम मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पतंजलि के पास लगभग 51,000 पांडुलिपियाँ हैं, लगभग 42 लाख हमारे पास पांडु प्रतियाँ हैं। तो वह कार्य को, क्योंकि डिजिटलाइजेशन तो हुआ था, परंतु मेटा डेटा के हिसाब से उसको व्यवस्थित करने का काम काफ़ी बचा हुआ था। और मैंने डॉक्टर राजेश को बोला, डॉक्टर राजेश जी ने फिर उधर स्वाति जी, इधर राजेश जी, 2 जने लगे और 1-2 जने और लगे, विभू जी वगैरह भी शायद लगे होंगे कुछ। तो यहाँ बच्चों ने, मैंने कहा था कॉलेज में जाकर के ज़रा बच्चों से कहो कि कुछ बच्चे तैयार हो जाएं और इस काम को कर लें। और मुझे खुशी है, मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोग सहभागी हुए। 32 बच्चे, शायद 32 बच्चों ने उसमें सहभागिता की और हमने कहा था कि तुम्हारा सम्मान करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ आज का दिन चुना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से जो बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ से पांडुलिपि के क्षेत्र में काम करने वाली जो बहुत बड़ी बड़ी पुरानी जो संस्थाएं हैं, जैसे आपका कोबा है, अहमदाबाद की बहुत पुरानी संस्था है, भंडारकर है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संस्था है, और कलकत्ते में है एस्थेटिक सोसाइटी है। हाँ, 1-2 संस्थाएं थी, उनके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पतंजलि संस्थान का नाम लिया कि पांडुलिपि के लिए जो बड़ा कार्य हो रहा है वो पतंजलि से हो रहा है। तो ये बड़ी बात थी। तो छोटे छोटे पुरुषार्थ से बड़े बड़े रास्ते तय किए जाते हैं, तो आप लोग हमेशा उस तरह से करें। और इस बार भी मुझे अच्छा लगा, हालांकि कल आप ज़्यादा शोर मचा रहे थे, मैंने कहा कम शोर मचा करके तुम्हारी दुकान चलती रही दिन भर उधर फेज़ 1 में, अच्छा था। और हमने कहा आज सुबह यहाँ दुकान लगाओ, सब बैठे हैं एकदम जचे हुए हैं, सब अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के, अच्छा लग रहा है। तो हर जगह देखो हमारे पास वही समय है, उस समय पर तय आपको करना है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। यदि आप अपने सही समय पर सही प्राथमिकता तय कर पाए तो ज़िंदगी सही मुकाम पर पहुंचेगी। यदि सही समय पर सही चीज़ तय नहीं कर पाए तो चलोगे कहीं, पहुंचोगे कहीं। तो हम तो चाहते हैं जहां चलो वहीं पहुंचो। तो हमारी सबको शुभकामनाएं। और सभी हमारे अध्यापकगण, सारे प्राध्यापकों ने, सारे प्रोफेसर्स ने जिस तन्मयता से इस बार लगन के साथ, यद्यपि पहले भी लगे रहते हैं, इस बार भी और बहुत अच्छी तरह से आप सब ने इस कार्य को संपन्न किया और अच्छा लग रहा है। और सभी देशवासियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, तो हमारे बच्चे हर तरह से आगे रहें। तो मैं अब एक बार उनको बुला लो एक एक करके, फटाफट उनका थोड़ा सा सम्मान कर देते हैं। एक बार आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते रहना।
श्रृंखला में स्वागत है बैच 2023 के छात्र छात्राओं का चरक संहिता शास्त्र कंठपाठ के लिए और बैच 2024 की छात्राओं का अष्टांग हृदय शास्त्र कंठपाठ के लिए। अथ श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टांग हृदयम् सूत्रस्थानम् अथ प्रथमोऽध्यायः रागादिलोकान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जगाना यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अर्थात आयुष्काम्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्र्यादयो महर्षयः। आयुकामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादरा ब्रह्मा स्मृत्वैषो वेदं प्रजापतिम् अजिग्रहत् सोऽश्विनोतो सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चया क्रियते अष्टांग हृदयं नाति संक्षेप विस्तरम् काये बालग्रहोर्ध्वाङ्ग शल्यदंष्टा जरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहोश्चिकित्सायेषु संश्रिता वायु पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषा समासता विकृता विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि हिरणाभ्यो रदो मध्योद संश्रया वयोः रात्रिभुक्तानां तेन्द्रमध्यादिगाक्रमात् तैर्भवेद्विषमस्तिक्ष्णो मन्दश्चाग्नि समय समा कोष्ठाक्रूरो मधुर्मध्यो मध्य स्याते समैरपि शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमे तैश्रुतिश्च प्रकृतयो हीनमध्योत्तमा पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठानिन्द्रादिदोषजा तद्रुक्षो लघुशीता खरः सूक्ष्मश्चलो नीला पित्तं सस्नेहतीक्षोष्णं लघु विस्रं सरं दरम् स्निग्धा शीतो गुरुर्मन्दा श्लक्षो मृत्स्नास्तरा कफा संसर्ग सन्निपातश्च तद्वित्रिक्षयकोपतः रसास्निग्मांसमेदोऽस्ति मज्जा शुक्राणि धातवा सप्तदूष्यामला मूत्रा शकृत् स्वेदादयोऽपि च वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीतैर्विपर्यया रसास्वादं लालवडा तिक्तोषणा कषायका षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावः तत्राद्या मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादया कफं कषाय तिक्ता मधुरा पित्तमन्ये तु कुर्वते शमनं कोपनं स्वस्थ हितं द्रव्यमिति त्रिधा उष्णशीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्यं द्विधा स्मिता न विपाको द्रव्यस्य स्वादं लकटुकात्मका गुरुर्मन्दा हिमा स्निग्धा श्लक्षो मधुस्यरा गुणासा सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्यया। पुराने वाले हैं उनको थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या हो रही होगी कि हम भी करते तो अच्छा रहता। तो ये नए बच्चे हैं और हमारी दो ये साध्वी बहनें हैं, ये इनके साथ लगी रहती हैं तो इन्होंने सबको याद कराया। तो इन दोनों का भी बहुत बहुत वो है और बच्चे पूरा तैयार हो रहे हैं। और लो बहुत आशीर्वाद। फोटो तो आ जाओ डॉक्टर हो गए प्लीज। चरक के तब तक कुछ श्लोक सुनाओ भाई, शुरू से हम ऊपर ही आ रहे हैं। अथात स्नेहाध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवान् आत्रेयः सांख्यै संख्यात सांख्यैः सहासेनं पुनर्वसुं जगद्विदातं पप्रच्छ वह्निवेशा स्वसंशयं किं योन्यः कति स्नेहा के च स्नेहा गुणा पृथक् कालानुपानिके कस्य कति काश्य विचारिणा कति मात्रा कथं माना काचा केषुपदिश्यते कस्य केभ्यो हिता स्नेहा प्रकर्षा स्नेहिने हिता
स्नेहाकेन च स्निग्ध स्निग्धाति स्निग्धलक्षणं किं पानात् प्रथमं पीते जीर्णे किं च हिताहितं के मृदु क्रूर कोष्ठाका व्यापदा सिद्धयश्च का अच्छे संशोधनै चैव व्याहका वृत्तिरिष्यते विचारणाकेषु योज्या विधिना केन तत्प्रभो स्नेहस्यामित विज्ञानं ज्ञानमिच्छामि वेदितुम् अथ तत् संशये चेता प्रत्युवाचा आशीर्वाद बेटा। पुनर्वसु। सुंदर परंपरा है और मुझे गर्व होता है क्योंकि हम लोगों ने गुरुकुल में शास्त्रों को अलग अलग तरह के उपनिषद दर्शन व्याकरण जिस तरह से हम कंठस्थ करते रहे आयुर्वेद को भी उस तरह से जब आप तैयार हो रहे होते हो तो हमें बड़ी तसल्ली होती है और अच्छा लगता है और ये परंपरा और आगे बढ़े क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ हम मूल ग्रंथ पाठ और शास्त्र स्मरण भी हम कराते हैं तो प्रायः अन्य आयुर्वेद जो महाविद्यालय वाले लोग हैं उनको विश्वास भी नहीं होता है। तो आप एक उदाहरण बने, योग्य बने, विदुषी बने, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 5 मिनट का है तो 5 मिनट हम हैं। आयुर्वेद को जन जन तक अपनी नाट्य प्रस्तुति द्वारा पहुंचाने की मुहिम में सम्मिलित बैच 2024 के छात्र छात्राओं का स्वागत है। उनकी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति के लिए जोरदार करतल ध्वनि से सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करें। मुद्दे हमारी जुबानी, अरे खोल दे जो दिमाग के फाटक, पेश है हमारा नुक्कड़ नाटक। आयुर्वेद एक सफर है सुहाना, स्वस्थ को बनाए स्वस्थ और निर्वाणा। आयुर्वेद एक सफर है सुहाना, जीवन को बनाए स्वस्थ और निर्वाणा। आयुर्वेद से जीवन है सजाना, स्वस्थ जीवन का राज है पाना। तुलसी की पत्ती अदरक का जादू, हर बीमारी करे दूर और काबू। ये लो दवाई खाओ। फिर गोली? आज सुबह ही तो गोली खाई है। गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली पे गोली खाता जाए बीमारी और बढ़ाता जाए, गोली पे गोली खाता जाए बीमारी और बढ़ाता जाए। मेरी बात मानो और आयुर्वेद को जानो। रसोई में छुपा है स्वास्थ्य का राज, आयुर्वेद से हर दिन खास। आयुर्वेद से हर दिन खास, आयुर्वेद से हर दिन खास। सर्दी हो तो तुलसी प्यारी, काढ़ा पी लो खत्म बीमारी। काढ़ा पी लो खत्म बीमारी, काढ़ा पी लो खत्म बीमारी। अपच हो या गैस सताए, हींग अजवाइन तुरंत पचाए। तुरंत पचाए, तुरंत पचाए, हींग अजवाइन तुरंत पचाए। घाव अगर जल्दी भरवाना, हल्दी का लेप लगाना। लेप लगाना, लेप लगाना, हल्दी का लेप लगाना। मुंह की दुर्गंध जब सताए, दंत कांति को अपनाए। कांति को अपनाए, दंत कांति को अपनाए। भोजन हमारे जीवन की शक्ति का आधार है। अगर हम इसे उचित मात्रा में लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। उद्धार हो सकता है, उद्धार हो सकता है। समोसा जलेबी पराठा मिठाई सब खा जाऊं चाहे हो लड़ाई। अरे यार भाई, मैं तो सोचता हूँ अगर ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, कम खाता हूँ तो भूख को दबाता हूँ, फिर वही थकान चक्कर कमजोरी। जीवन है कि परेशानी है। सही कह रहा है यार। ना कम ना ज्यादा आहार, मातृशीतय है स्वास्थ्य का आधार। सुबह अनाज, दोपहर में दाल, रात को हल्का भोजन कमाल। मौसमी फल सब्जी अपनाओ, स्वास्थ्य को ठीक बनाओ। ठीक बनाओ, ठीक बनाओ, स्वास्थ्य को ठीक बनाओ। सेहत की है यह पुकार, ना करो विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार, ना करो विरुद्ध आहार। अरे नरेश भाई, आपके तो मजे हैं, दूध और नमक साथ में। मैं तो वही खाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। क्या हुआ नरेश भाई? अचानक से पेट में दर्द होने लग गया, पता नहीं क्या हो गया। देखो बेटा, यही विरुद्ध भोजन का असर है। दूध संग नमक ना खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। दूर भगाओ, दूर भगाओ, बीमारी को दूर भगाओ। खट्टे फल संग दूध पिया, पेट ने फिर शोर किया। शोर किया है, शोर किया, पेट ने फिर शोर किया।
खीर और खीरा साथ जो खाए पेट खराब तुरंत बनाए। शहद संग गर्म पानी आयुर्वेद बोले ये है हानि। दूध संतरा संग में खाओ एसिडिटी का शोर मचाओ, शोर मचाओ, शोर मचाओ, एसिडिटी का शोर मचाओ। आयुर्वेद सिखाता सुंदर राज, विरुद्ध भोजन से बचो आज, बचो आज, बचो आज, विरुद्ध भोजन से बचो आज। देखिए, जब बात हो सेहत की तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा साथी है प्रकृति का दिया हुआ विज्ञान आयुर्वेद। तो आओ मिलकर आयुर्वेद को अपनाते हैं और स्वस्थ जीवन बनाते हैं। स्वस्थ रहूं और सबको सिखाऊं, आयुर्वेद का दीप में जलाऊं। प्यारा है ये प्रकृति का उपहार, तो आज लेते हैं संकल्प। यही है मेरा आज संकल्प, आयुर्वेद बने सबका कल। आयुर्वेद है प्रकृति का प्यारा उपहार और आयुर्वेद है हम सबका कल। धन्यवाद।